हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ एडीटी वन फॉर्म के बारे में। एडीटी वन फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, ठीक है, और इसकी अटैचमेंट्स में क्या एडीटी वन में जाता है। एडीटी वन फॉर्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज हम जानेंगे कि एडीटी वन फॉर्म कौन से पोर्टल पे फाइल किया जाता है, V2 पोर्टल पे या V3 पोर्टल पे, ठीक है। एडीटी फॉर्म को हम ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे, ठीक है, वो लाइव में आपको फाइल करके दिखाऊंगा। और एडीटी वन फॉर्म के लिए कौन से डीएससी, किसके डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सारी डिटेल्स में मैं बात करूंगा। डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। एडीटी वन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडीटी वन फॉर्म होता क्या है। एडीटी वन फॉर्म जैसे आप देख रहे हैं कि एडीटी वन फॉर्म हमें एक कंपनी जो भी होती है, कंपनीज जितनी भी होती हैं, उनको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। अपॉइंट करने के बाद वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट करे अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। तो जो भी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिस्टेड अनलिस्टेड जो भी कंपनीज होती हैं, वो अपना एक ऑडिटर अपॉइंट करती हैं जो उनकी बुक्स वगैरह या की ऑडिट करेगा। वो एजीएम में अपॉइंट करते हैं। और एक फर्स्ट ऑडिटर होता है। तो ये सारी मैं डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे फर्स्ट ऑडिटर होता है, कुछ कैजुअल वैकेंसी होती है, रिटायरमेंट वाला भी केस होता है। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं, उसके बेसिस पे एडीटी वन फाइल किया जाता है। तो एडीटी वन फॉर्म किस किस के पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं कि एडीटी वन की ड्यू डेट्स क्या होती है, ठीक है। तो एडीटी वन की जो ड्यू डेट्स की अगर बात करें तो एडीटी वन की ड्यू डेट जैसे क्या होता है कि एक तो होती है न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट। तो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही हमें जब फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी की नॉर्मल शेयर होल्डर्स की तो मीटिंग होती नहीं, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में ही ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग करवानी मैंडेटरी होती है। उसके अंदर ही डिसीजन लिया जाता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का, ठीक है। तो जब भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, उसके अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर हमें एडीटी वन फाइल करना पड़ता है। तो ये तो होता है न्यू कंपनी के केस में। सेम हमारी जो अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी की जो एजीएम की डेट होती है, ठीक है, एजीएम की डेट के 15 डेज के अंदर अंदर, मान लो एजीएम में जब हमारी एजीएम हुई 30 सितंबर को, तो उसको 30 सितंबर के 15 दिन के अंदर अंदर हमें एडीटी वन फाइल करना होता है, ठीक है। अगर न्यू कंपनी के केस में ऑडिटर अपॉइंट अगर बोर्ड मीटिंग में नहीं होता है, तो ईजीएम एक ईजीएम की जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। ईजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, उसके फिर 15 डेज। तो ओवरऑल 15 डेज की ही लिमिट होती है जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि एडीटी वन आप न्यू ऑडिटर या फर्स्ट ऑडिटर या जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फर्स्ट ऑडिटर के लिए एडीटी वन फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्योंकि एज पर एक्ट ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये लोग काफी मानते भी हैं इस चीज को कि एडीटी वन एज पर जो रूल है हमारा, उसमें 139(1) की जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर उसके लिए बोला हुआ है, 139(6) की जो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर उसके लिए नहीं बोला हुआ। बट जनरल प्रैक्टिस या फिर जो रिकमेंडेशन जो बोली जाए या एडवाइस जो बोली जाए, हमें एडीटी वन भी फाइल करना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ फॉर्म के अंदर, क्योंकि फॉर्म के अंदर कहाँ ऑप्शन होता है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि एडीटी वन फाइल करना है या नहीं करना, ठीक है। बट जनरल प्रैक्टिसेस ये हैं। कुछ लोग एडीटी वन फर्स्ट ऑडिटर के लिए फाइल करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोग फाइल करते हैं जब हमारी एजीएम हो जाती है, फर्स्ट एजीएम, उसके बाद जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसके लिए फाइल करते हैं। क्योंकि ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो एक ऑडिटर को पहले अपॉइंट करना पड़ेगा जो 6 मंथ या 7 मंथ के लिए या 9 मंथ के लिए अपॉइंट होगा, क्योंकि हमारी एजीएम होगी उसके उस तक हमें एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स वगैरह हैं, बट आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझे इसको। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए मैं आपको कमेंट में मेरे से आप ले सकती, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। अब हमें एक इश्यू आता है कि भाई ये कौन से पोर्टल पे फाइल होगा, V2 पोर्टल पे फाइल होगा या V3 पोर्टल पे फाइल होगा। तो एडीटी वन फॉर्म ऐसा फॉर्म है जो अभी तक न्यू पोर्टल पे शिफ्ट नहीं हुआ है। इसको हम अभी ओल्ड पोर्टल पे ही फाइल कर रहे हैं। आपको मेरी वीडियो में जरूर मैंने V3 बोला है, बट ये V3 पोर्टल पे भी शिफ्ट नहीं हुआ है। बट मैं आपको ये पूरा कंप्लीट फॉर्म दिखाऊंगा कि कैसे आपको तो ये हम एमसीए की वेबसाइट पे आ चुके हैं। जो एमसीए की वेबसाइट है, नॉर्मल आप गूगल में डाल के एमसीए की वेबसाइट पे आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइन अप साइन इन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो V2 पोर्टल पे ये फाइल होता है, ठीक है। और आपको
जैसे यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पॉपअप आता है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है लॉगिन फॉर V2 फाइलिंग। इस पे आप क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। तो ये हमारा पुराने वाला जो पोर्टल है वो है, तो लिंक वहीं से भी है और आप वहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ से आप इसको क्या करना है, आपको कंपनी फॉर्म डाउनलोड्स में जाना है, क्योंकि पुराने पोर्टल पे हम मैनुअली फॉर्म्स डाउनलोड करते थे और उसके बाद ही हम उसको फाइल करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ADT1 फॉर्म मेरा, ये सारे फॉर्म्स वो हैं जो अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ फॉर्म है जो अभी भी रहते हैं जिसमें ADT1 भी है, तो इसमें यहाँ पे ADT1 आप सर्च कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे ADT1 फॉर्म। ठीक है, इंटीमेशन टू द रजिस्टर बाय कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये वाला इंस्ट्रक्शन किट के साथ होता है, ये नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप इसको इंस्ट्रक्शन किट के साथ डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको से आपको इनको करना है। ये मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है इसको, ये जिप फाइल आएगी, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट आएगी और ये ADT फॉर्म आएगा। ठीक है, तो आपको ADT1 फॉर्म आपको Adobe PDF में ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको सारी अटैचमेंट के फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, मैंने फॉर्मेट ओपन कर रखे हैं, तो कहाँ क्या क्या फॉर्मेट्स यूज होंगे वो भी मैं दिखाऊंगा, कैसे आप उनको बना सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की क्या रिक्वायरमेंट है, आप इसको अलाउ करेंगे। ठीक है, और ये मेरा ऐसे फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्म को आप देख सकते हैं, ये पुराना है, जैसे तरीके से फाइल करते थे वैसी फाइल करना है, फॉर्म ADT1। ठीक है, आप इसमें अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं लैंग्वेज वगैरह। सबसे पहले सिन नंबर डालेंगे, मैं अपनी कंपनी का एक बार सिन नंबर डाल लेता हूँ। ठीक है, अपना मास्टर डाटा आप ओपन करके कंपनी का सिन नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रीफिल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे इसको ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑलवेज, फिर ये सेव करने के लिए बोलेगा। ठीक है, सेव कर देना है इसको, सेम फोल्डर में मैं सेव कर रहा हूँ, ये अपना आप ऑटोमेटिक आएगा। ये आप देख सकते हो अपने अपने हिसाब से कैसे सेटिंग आती है, बट ये नॉर्मली ऐसे ही ओपन होता है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, फिर आप इसको प्रीफिल पे आपको क्लिक करना है सेव होने के बाद में। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, लाइक जो कहते हैं ना कि भाई INC1 एज ए फर्स्ट ऑडिटर आप 30 डेज वाली जो 15 डेज वाली जो स्कीम होती है, तो जो हमारा INC20A फॉर्म की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हमें ADT1 फॉर्म हम तभी फाइल कर सकते हैं जब हमारा डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल हो रखा होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो उस वजह से भी कुछ कन्फ्लिक्ट आता है कि भाई ADT1 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज ए फर्स्ट ऑडिटर, तो ये यहाँ पे भी एक उन्होंने एरर लगा रखा है। सेम आप वेबसाइट पे जाएंगे तो भी, तो मे भी ये रीज़न हो सकता है इसको V3 पोर्टल पे शिफ्ट ना करने का। ठीक है, तो मैं कोई दूसरा सिन नंबर लेके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एरर आता है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो 180 डेज में INC20A फाइल होता है, तो ये कैसे मतलब। ठीक है, ये मैंने एक दूसरी कंपनी का मैंने यहाँ पे सिन नंबर डाला है, उससे मैंने कंपनी का ये, तो ये यहाँ पे प्रीफिल पे क्लिक करेंगे तो नीचे की डिटेल अपने आप प्रीफिल हो जाएंगी। ठीक है, मैं कुछ हाइड कर दूंगा प्राइवेसी की वजह से। अब आते हैं मेन इस पे, वेदर कंपनी इज फॉलिंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेक्शन 139(2). तो ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। कुछ कंपनीज के ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्लोज लगता है। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर के लिए लाइक क्या होता है कि भाई कोई भी कंपनीज होती हैं वो 5 साल से ज़्यादा इंडिविजुअल को और 10 साल से ज़्यादा किसी CA फर्म को तो वो अपॉइंट नहीं कर सकती। तो 139(2) उसी के बारे में है। मैं यहाँ पे सेक्शन भी ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं, आप इस सेक्शन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कन्फर्म लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी, नो लिस्टेड कंपनी और कंपनी। ठीक है, ये ऑडिटर को इन 5 साल के लिए, और जो ऑडिटर फर्म होती हैं उनको 5 के 2 टर्म। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और ये नीचे कंपनी है। तो एक ये वाली कंपनीज की डिटेल है कि कौन सी कंपनीज हैं जो 139(2) में कवर होती हैं। मान लो जैसे ये है यहाँ पे ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, और ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी 50 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर अदर देन प्राइवेट और पब्लिक हैं तो उनकी पब्लिक बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो इन कंपनीज के ऊपर 139(2) अप्लीकेबल होता है। ठीक है,
मीन्स ये चीज दे रखी है, ये वाली कंपनी सिर्फ 5 साल के लिए और ऑडिटर फर्म को 5 और 5 के लिए ही अपॉइंट कर सकती हैं, और बाकी जो कंपनियां हैं वो कभी मतलब इससे ज़्यादा पीरियड के लिए भी अपॉइंट कर सकती हैं। तो ये 139(2) का आपको मैंने दिखा दिया है। अगर आपकी कंपनी इनके अंदर फोल्ड करती है तो आप यस करें, अदरवाइज इसको नो करें, अगर आपकी स्मॉल कंपनीज या इस टाइप की कंपनीज है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या पर्पज़ होता है इस फॉर्म का जिसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो फर्स्ट ऑडिटर के लिए जो मैंने बताया था, ठीक है, या मेंबर्स और C&AG, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑडिटर के लिए भी हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं, बट वो आप देख सकते हैं INC 20A का एक एरर आता है, तो वो कुछ कन्फ्लिक्ट है और कुछ लोगों के वो भी हैं कि भी कैसे क्या है। अब इसमें जैसे आप अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट जो AGM में आप करते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिटर अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, मान लो बीच में कुछ ऑडिटर के साथ हो जाता है तो उसकी जगह में जो वैकेंसी आती है उसकी जगह ऑडिटर अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ नॉन रीअपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ द, ठीक है, मान लो रिमूव कर दिया था उस प्रीवियस ऑडिटर को और ये ट्रिब्यूनल है या कोई एनी अदर केसेस है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट कर रहे हैं, मैं जस्ट एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। वेदर जॉइंट ऑडिटर हैव बीन अपॉइंटेड, तो आप जॉइंट ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो करें। फिर नंबर ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड, तो एक सिंगल ऑडिटर या 2 ऑडिटर, आप कितने भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है कैटेगरी ऑफ ऑडिटर, भाई इंडिविजुअल को अपॉइंट करना है तो आप इंडिविजुअल की डिटेल डाल दें, और ऑडिटर फॉर्म्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑडिटर फॉर्म्स की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ऐसे डिटेल डालनी है। कैटेगरी ऑफ फॉर्म, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल डाल देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स आएगा ऑडिटर और ऑडिटर फॉर्म का, देन उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। देन उसका मेंबरशिप नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, पूरा कंप्लीट एड्रेस, सिटी आएगा, स्टेट आएगा, ड्रॉप डाउन वगैरह से पिन कोड, ईमेल आईडी भी आएगी इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नीचे पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच अपॉइंटेड। अब जैसे अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो जितनी भी जैसे मान लो जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उससे लेके आपकी जो भी लाइक फाइनेंशियल ईयर से अपॉइंट होता है बेसिकली, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर मान लो आपकी मीटिंग AGM होने वाली है तो टिल AGM तक की आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, मान लो मेरा है 1 अप्रैल 2024 से लेके जो मान लो फर्स्ट AGM तक मैंने अगर करूँ तो 30 सितंबर तक के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट ऑडिटर है, ठीक है। उसके बाद आगे के लिए मेरे को एक अगेन ADT 1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसके लिए हमें ये बोल रहा है कि आपको फील्ड आई फिल करनी पड़ेगी। पहले आप नीचे जाइए, ये है फील्ड आई, ठीक है। स्पेसिफाई द टेन्योर ऑफ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, तो जो मतलब सेम ऑडिटर पहले कितनी बार इस सेम कंपनी के लिए ऑडिट कर चुका है तो वो डिटेल यहाँ पे देनी होती है। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं टेन्योर ऑफ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे हमारे केस में 0 है तो हम इसको 0 फाइल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, 1 नंबर ऑफ फाइनेंशियल टू विच अपॉइंटमेंट रिलेट, तो 1 क्योंकि ये मैंडेटरी है यहाँ पे 1 नहीं डालना पड़ेगा, 0 तो हम डाल नहीं सकते। वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज विद इन द लिमिट ऑफ 20, तो एक ऑडिटर 20 कंपनी कर सकता है, आपको पता होगा एक पार्टनर 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, तो वो एक लिमिट के लिए पूछ रहा है, तो ये हमें यस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने आपको बता दिया क्या है कि प्रीवियस कितनी बार आप सेम कंपनी के ऑडिटर थे, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर नाम आएगा, फिर उसका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, तो इंडिविजुअल आप सेलेक्ट करके फिर जो भी थी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे दिखा देता हूँ क्या आएगा इस फॉर्म में। फिर आता है कि वेदर ऑडिटर हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो AGM में नहीं होता तो हम नो करेंगे, और जो AGM में होता है उसके लिए हम यस कर देंगे, यस करके यहाँ पे डेट ऑफ AGM डाल देंगे, ठीक है। देन आता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो जिस भी डेट को हमने अपॉइंट किया है वो डेट डाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरी कंपनी बनी थी लास्ट ईयर बनी थी, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जब भी बोर्ड मीटिंग हुई है, मेरी बोर्ड मीटिंग की डेट के हिसाब से आप जैसे जो भी डेट निकाल के कौन सी डेट को आपने उसको अपॉइंट किया या EGM में अपॉइंट किया, वो जो भी डेट आपको ऐसे ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका लॉजिक बता दिया। फिर ये आता है वेदर ऑडिटर इज अपॉइंटेड ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हुई है उसकी वजह से
लाइक पुराने वाला ऑडिटर छोड़ के चला गया, उसकी जगह वैकेंसी आई है, तो उसमें अगर आप होते हैं तो उसका ये SRN वगैरह डिटेल्स देनी पड़ेगी, क्या रीज़न था वो सारी ये बताना पड़ेगा यहाँ पे। रीज़न ऑफ द कैजुअल वैकेंसी, मेंशन द मेंबरशिप नंबर, ठीक है, जो पुराने वाली फर्म थी जिसने ऑफिस छोड़ा है। अब आते हैं इसके अटैचमेंट्स की बारी। तो ये इतना सा ही फॉर्म था, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें नहीं समझ आए तो आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपका कमेंट हाईलाइट हो जाएगा चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, आपका कमेंट स्पैम में नहीं जाएगा और हमारे पास आपकी डिटेल पहुंच जाएगी, हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डिटेल्स में कोई भी इशू आता है, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन आप हमसे डिस्कस करें, हमें भी पता लगे कि क्या आपके व्यू है उसके ऊपर, तो इससे हमें भी पता लग जाएगा कि क्या मार्केट में चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। तो आप यहाँ पे जो रेड वाले देख रहे हैं ये इसकी मैंडेटरी अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ द रिटन कंसेंट गिवन बाय द ऑडिटर, तो आपको एक कंसेंट लेनी होती है ऑडिटर से, ठीक है, वो रिटर्न में होती है। तो ये कंसेंट के मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। एक तो फॉर्मेट होता है ये वाला कंसेंट ऑन द लेटर ऑफ द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर, जो CA है वो अपनी उस पर लेटर हेड पे इसको देता है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नेम ऑफ द कंपनी, अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। फिर डियर सर मैडम, फिर ये कंपनी का नाम, आई हैव डिक्लेयर कंसेंट टू बी अपॉइंटेड एज, ठीक है, आई एम एलिजिबल एंड आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो यूवर्स फेथफुली, यहाँ पे CA का नाम आ जाता है और यहाँ पे इसकी फर्म की डिटेल्स आ जाती है। तो एक तो है ये वाला जो फर्स्ट ऑडिटर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर्मेट मैं आपको और दिखा देता हूँ अगर आपको और देखना हो तो। एक ये वाला फॉर्मेट भी हम यूज़ करते हैं, इसमें ये थोड़ा और डिटेल में दिया जाता है कंडीशन, ठीक है। डिक्लेयर द फर्म इज एलिजिबल, और ये सेल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन देन प्रपोज्ड लिमिट्स का जो होता है 139, वो जो उसमें लिमिट का जो ऑप्शन होता है। और ये नो प्रोसीडिंग पेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स बन के आ जाती हैं फॉर्म की, नेम क्या है फॉर्म का, पार्टनरशिप है या क्या है, ठीक है। तो ये सेम ऐसे एक ये फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। अब आते हैं दूसरे फॉर्मेट पे कि दूसरा क्या चीज़ है। दूसरा है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड और कंपनी। अगर बोर्ड मीटिंग में अगर डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो बोर्ड का रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा, और AGM में किया है तो हमें कंपनी रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। तो उसका मैं एक आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये जैसे ये रेजोल्यूशन होते हैं कंपनी के लेटर हेड पे, एक्सट्रैक्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ द, ऐसे जैसे फर्स्ट है AGM में किया तो ऐसे ही फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो जो आपकी डेट होगी, एड्रेस होगा, देन रिजोल्यूशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर रिजोल्व दैट भाई इस कंपनी को चार्टेड अकाउंटेंट ये फर्म नंबर है, और यहाँ से लेके फर्स्ट AGM से लेके 6th AGM तक अपॉइंट कर रहे हैं, थैंक यू। ये एक वो होता है रिजोल्यूशन का फॉर्मेट है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अटैचमेंट में यूज़ हो जाएंगे। अटैचमेंट में यूज़ होने के बाद आपको ये जैसे जो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का जो नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी, या जो कंपनी है उसका कंपनी का, फिर देन उसका डिजिटल साइन आएंगे कि डायरेक्टर है, मैनेजर है या कंपनी सेक्रेटरी, किस जो भी फॉर्म को फाइल कर रहा हो, ठीक है, जिसको भी ऑथराइज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये अलग होगा बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर इस फॉर्म को ऑथराइज करने के लिए, और एक बोर्ड रेजोल्यूशन है जो ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, तो यहाँ पे ये अलग नंबर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे डायरेक्टर के DSC लगेंगे, उसका DIN नंबर आएंगे, ठीक है, जो भी है। उसके बाद में चेक फॉर्म होगा, उसके बाद प्री सिक्योरिटी होने के बाद में ये फॉर्म, इस फॉर्म को आपको सेव एज कर लेना है, ठीक है, जैसे हम पहले फाइल करते थे फॉर्म्स को। सेव एज करने के बाद अब आते हैं हम मेन चीज़ पे कि आपको V2 पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है। कि हमारा तो V3 पोर्टल पे लॉगिन हो रखे हैं, तो कैसे क्या करना है। तो इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। या तो आपको पुराने वाले आपके लॉगिन क्रेडेंशियल याद हों, पुराने जो आप यूज़ करते थे, वही वाले अभी चल रहे हैं, ठीक है, मेरे भी चल रहे हैं, मैंने चेक किया है, ठीक है। तो आप पुराने वाले उनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे जब लॉगिन फॉर V2, इसमें आप क्या करते हैं, जब आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद में एक हमें ईमेल में एक यूज़र नेम देते हैं, वो यूज़र नेम प्रोवाइड किया जाएगा जो V2 पोर्टल पे काम करेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे इसमें लॉगिन करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको लॉगिन फॉर V2। जब भी आप साइन अप कर लेंगे, साइन अप करने के बाद एक ईमेल आता है, ईमेल में एक आपको यूज़र नेम मिलेगा जो V2 पोर्टल के लिए यूज़ होता है। उसके लिए वो जो यूज़र नेम है, उसको यूज़र नेम को यूज़ करके आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके वो आप यूज़र नेम डालेंगे, और यहाँ पे सबमिट करके आप अपने क्रेडेंशियल बना सकते हैं। अगर आपके पुराने वाले वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे न्यू बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बस ये करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसके ऊपर आप लॉगिन करके उस फॉर्म को अपलोड कर देंगे। मैं आपको मेरा एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लॉगिन करने के बाद ऐसे दिखता है पोर्टल, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, और जो फॉर्म आपने वहाँ पे सेव किया हुआ है, ठीक है, डीएससी लगाने के बाद में उसको यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म्स पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको ये फॉर्म पे वैलिड का पॉपअप आएगा, देन आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करने लग जाएगा, तो आप वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसी बेसिस पे आप देख सकते हैं। पूरा फॉर्म मैंने दिखा दिया कहाँ क्या क्या है। फिर भी आपको कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कमेंट स्पैम नहीं होगा और हमें हाईलाइट हो जाएगा। और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको दे दूंगा। आपको मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। और ये फॉर्म प्रीवियस ईयर से ही चलता आ रहा है, अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बट जैसे ही चेंज आएंगे हम इसको, और मैंने अटैचमेंट की डिटेल दिखा दी है, आपको अटैचमेंट चाहिए आप ईमेल करके हमसे ले सकते हैं।